नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल। बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रचार जोरों पर हैं। सभी दल अपने अपने उड़न खटोलों को उड़ा रहे हैं, कहीं लैंड कर रहे हैं और रोजगार और भ्रष्टाचार इन बातों को गौण कर दिया गया है। बिहार में जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को लोग दरकिनार करके जातिवाद, धर्मवाद और रील क्या क्या लोग बातें को फैला करके वोट लेने की तैयारी में। जदयू के एक नेता ने तो बिहार के निजी सेनाओं को जंगल राज से जोड़ते हुए घोषणा किया कि ये जो निजी सेना थे वो भी किसी खास व्यक्ति के साथ काम कर रही थी। तो जहाँ जिस जिला में सबसे ज़्यादा निजी सेनाओं के वजह से परेशानियाँ हुई, नक्सलाइटों से परेशानियाँ हुई, वह जिला था मगध का, जहानाबाद, गया, अरवल और पटना जिला का, पटना प्रमंडल का भोजपुर, बक्सर। तो इन जिलों में जहां प्रभाव पड़ा था लोगों पे निजी सेनाओं का, उसी क्षेत्र से हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो राजनीति में मुहताज नहीं है परिचय के, कौशलेंद्र शर्मा जी। ये शिवसेना के प्रदेश प्रमुख भी हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है उसका ये प्रदेश प्रमुख है बिहार। इनसे बात करते हैं कि चुनावी राजनीति में जातिवाद जो हावी है, यहाँ का जो मुख्य मुद्दा है युवाओं को रोजगार, शिक्षा, पलायन, भूखमरी, उस पर किसी का कोई नज़र नहीं है और निजी सेना से कितना नुकसान हुआ था इनके इलाके में, उस पर भी चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लेटेस्ट इशू पर बात करने के लिए आप हमारे पास आए। अभी आपने बात जो चुनाव के संदर्भ में जो बातें बताई, नक्सली और मध्य बिहार की धरती मगध और शाहाबाद की क्षेत्र में जो नक्सली गतिविधियाँ हुई, ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूँ कि इस चुनाव में एक तरफ एनडीए के लोग हैं, एनडीए के समर्थक दल के लोग खड़े हैं और दूसरे तरफ महागठबंधन के लोग हैं, अर्थात पक्ष और विपक्ष। मैं पहली बार इस बार देख रहा हूं कि विपक्ष की राजनीति पक्ष पर काफ़ी मजबूती से हावी हो रही है। अगर रोज़गार की बात किया जाए, दवाई, कमाई, रोज़गार, इस सब बातों को अगर कोई प्रमुखता से उठा पा रहा है तो वो महागठबंधन के लोग उठा रहे हैं। दूसरी तरफ एनडीए के लोग अभी भी उसी बात को डराने में लगे हुए हैं कि जंगल राज आ जाएगा, तो वो कभी कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो अब ये बिहार का लोग जागृत है, बिहार का विपक्ष ही नहीं, बिहार का समस्त जो जाति पाति में बटे हुए लोग थे वे भी अब जाग गए हैं। और मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि जिस विपक्ष पर जातीयता होने का आरोप लगता था, आज वो A to Z की पार्टी बनकर उभर रही है और जो मूलभूत समस्या बिहार की थी उस मूलभूत समस्याओं को लेकर के महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। सर, अभी आपने कहा A to Z, महागठबंधन के भी A to Z के पोल खुले हैं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को सिंबल दिया, ऐसे व्यक्ति के पत्नी को सिंबल दिया जो कहते हैं, मीडिया में भी कई बार कहा, भूरा बाल साफ करो। और भूरा बाल जो शब्द है वो संकेत है किसी खास जाति बिरादरी का बिहार में, जिसे लालू यादव के मुंह से भी कहलवाया गया, उसके बाद मंगनी लाल मंडल ने भी कहा और अभी उनके कुछ उम्मीदवार के भी परिवार कह रहे हैं। दूसरी तरफ जदयू की अगर बात करें तो जदयू भी लोगों को डराने के लिए, वोट लेने के लिए निजी सेनाओं की बात की। माओवादियों की बात कम और निजी सेनाओं की बात ज़्यादा किया, जैसे में सर्च लाइट सेना, भूमि सेना और एक सेना रणवीर सेना भी कोई हुआ करता था 14 के पहले या 5 के पहले कह लीजिए। उसके मुखिया जो थे ब्रह्मेश्वर मुखिया के नाम से प्रसिद्ध थे, जिनकी हत्या बिहार के सुशासन की सरकार में करा दी गई या कर दी गई, उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चला कि उसकी हत्या किसने की। तो यह जो डर है दोनों तरफ, कोई भूरा बाल साफ करवा रहा है, कोई निजी सेनाओं का हवाला दे रहा है। क्या लगता है कि बिहार के जो मूल
भूत मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। मूलभूत समस्याओं से, मूलभूत चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ही ऐसी बातें की जाती है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे लोग हैं दोनों पक्षों में जो इस बात को बढ़ाना चाहते हैं, किंतु मैं कहना चाहता हूं, जो विपक्ष के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, वे कभी, जो बड़े नेता हैं, जो बड़े नेताओं के मुंह से आपने इस तरह की शब्दों का, शब्दावली का प्रयोग करते नहीं सुना होगा। आज भी जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तेजस्वी जी, वो उन्होंने आज भी जो उन्होंने प्रण किया है, प्रण और प्रतिज्ञा की है, उन सभी चीज़ों को आप देखेंगे तो वही बात होगी कि एक बिहार का नौजवान, एक बिहार का किसान, एक बिहार का मजदूर की जो चाहत है, जो बिहार के भूमिपुत्र हैं, जो बिहार की माटी में जन्मे हुए लोग हैं, वे उनकी बात ही आज महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। और ये बहुत ही सुखद घटना है बिहार की राजनीति में कि जो बात, जिस पर एक टैग लगता था जातीयता होने की बात, जिस पर टैग लगता था जंगल राज होने की बात, आज वे सब लोग पक्ष से ज़्यादा मुखर होकर के दवाई, कमाई और रोजगार की बात कर रहे हैं। ये सुखद है बिहार की राजनीति के लिए। बिहार में एक चिरपरिचित समस्या है कोसी का बाढ़। यूँ कहें कि बाढ़ की समस्या प्रमुख है, और दूसरा बिहार से युवाओं का पलायन। शिक्षा के मामले में आज जितने भी राज्य हैं पूरे भारत में, उसमें सबसे नीचे के पायदान पर बिहार है, और उसमें भी सबसे पिछड़ा अगर कोई प्रमंडल है तो वो आपका मगध है। उसके बावजूद भी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, बाढ़ का, सुखाड़ का ये मुद्दा न पक्ष के लोग बना रहे, जबकि 20 साल से सत्ता में काबिज हैं, और विपक्ष भी ताड़ी का फिर से खोल देने की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि बटाईदार जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया जाएगा। तो इस तरह की बातों में युवाओं को उलझाने का क्या मतलब है? अगर आप महागठबंधन का अभी तक जो घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो सारी समस्याओं का निदान उसमें दिखता रहेगा। हाँ, ये बात सच है, जो आप बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र जो है उस पर अमल करने के लिए सरकारों ने समय समय पर काम किए हैं। नीतीश कुमार जी ने भी काम किया, लेकिन वो काम सिर्फ जैसे कोई रोग होता है तो उसे दबाने का लिए, अगर बाढ़ आई तो हम बाढ़ पीड़ित के लोगों को तत्काल फ़ायदा पहुंचा करके उनको सुधार करने की बात की। बाढ़ से स्थायी निदान करने की बात आज तक किसी सरकारों ने नहीं की। जहां तक आपने मध्य बिहार की बात की है, तो मध्य बिहार निश्चित रूप से एक कृषक क्षेत्र रहा है, किसानों का क्षेत्र रहा है। किसानों के प्रति आज तक कोई सरकार कोई बेहतर ढंग से कोई कारगर उपाय नहीं लाई है, किंतु मुझे आशा है कि आने वाली जो सरकार, नई सरकार आने वाली है, वो इन सब बिंदुओं को भी छुएगी। जातीय जनगणना करवाई गई बिहार में, और उस जातीय जनगणना में निकल कर के आया कि बिहार में भूमिहार जो जाति है, जो काफ़ी अगड़ा हुआ करता था शिक्षा के मामले में, धन के मामले में, आज उसमें गरीबी बढ़ी है, उसमें शिक्षा का भी अभाव हुआ है। क्या वजह है कि आज आपके समाज के लोग गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से जो हमारा समाज था वो कृषि आधारित समाज था, कृषि पर डिपेंडेंट ज़्यादा थी। आज कृषि से आय जो होनी चाहिए थी जो किसानों को, वो किसानों की आय की कमी आई है। और यही कारण है कि जो कृषक से समाज से जुड़े हुए लोग थे, ज़्यादातर जो कृषक समाज से लोग जुड़े हुए थे, उनमें शिक्षा का अभाव आया है। और शिक्षा का अभाव इस मायने में आप नहीं कह सकते हैं, ये सरकार की ऐसी नीति रही है कि आप ड्रॉप आउट, जैसे आप ड्रॉप आउट मतलब आप मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप जाने के बाद आप देखेंगे कि उसकी पढ़ाई ख़त्म हो गई, पढ़ाई रुक गई, वे कहीं दूसरे जगह अपने आप को इंगेज कर लिए। तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार का शिक्षा के, उच्चतर शिक्षा में उसकी कोई सोच नहीं थी, उसकी कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि
उससे रोज़गार मिले, रोज़गार परक कोई इस तरह की बातें हमारी सरकार ने, यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया था। यही कारण है कि हमारे समाज में ड्रॉप आउट की समस्या बढ़ी है, खास करके यंग युवाओं में, और रोज़गार का अभाव ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। किसान के बच्चे थे, किसानों की समुचित आय की व्यवस्था नहीं थी, किसानों की समुचित पटवन की व्यवस्था नहीं थी, खाद समय पर नहीं मिलता है। आज भी ऊपर और नीचे दोनों की सरकार होने के बावजूद भी खाद का इतनी किल्लत है कि किसान ब्लैक खरीद करके किसी तरह से जीविकोपार्जन करने के लिए अपनी खेती का काम कर रहे हैं। मगध में और ये संदेश इलाका जो है, यानी भोजपुर का जो इलाका है, इन इलाकों में निजी सेनाओं का सबसे ज़्यादा असर रहा, और ये माओवादियों का भी प्रभाव रहा है। माओवादियों का तो प्रभाव जो अभी तक झारखंड का बॉर्डर है उससे लेकर के यूपी बॉर्डर तक असर अभी भी लोग दिखाते हैं। क्या वजह रहा कि निजी सेनाओं का गठन सबसे ज़्यादा मगध क्षेत्र में या मध्य बिहार में हुआ? देखिए, अगर आप विस्तृत रूप से जाएंगे तो मगध क्षेत्र और शाहाबाद का जो क्षेत्र था, वहाँ के किसान जागृत किसान थे। वे सरकार की हर उन नीतियों का विरोध करते थे जिन नीतियों का सीधा सरोकार किसानों से होता था, नौजवानों से होता था। जब प्रारंभ में आप देखेंगे राजनीतिक घटनाक्रम, अगर बिहार का आप देखेंगे तो 1974 में एक आंदोलन, छात्र आंदोलन हुआ करता था। उसी तरह की आंदोलन विभिन्न जातियों में फैल रहे असंतोष को एक निजी संगठनों द्वारा उसे उभारा गया। यही कालक्रम था, वही कालखंड था कि जिसमें नक्सली भी उभरे, और नक्सलियों को शांत करने के लिए किसानों की भी एक निजी सेना बनाई गई। ये दुर्भाग्य रहा कि वे निजी सेनाएं जात आधारित हो गई, जबकि उन निजी सेनाओं का जो निर्माण किया गया था वो जात आधारित नहीं बनाया गया था। किसान कोई एक वर्ग ही नहीं है, किसान में सभी वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी लोग हैं, अगड़े वर्ग के लोग भी हैं, और उससे डायरेक्ट संपर्क में जो महादलित परिवार है वो भी रहता है। किसान का मतलब सिर्फ ज़मीन का मालिक नहीं होता, किसान का मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हर वो व्यक्ति, चाहे वो मालिक हो या मजदूर हो, उसकी बात करने वाले भी इस तरह की बातें आई। और ये सब जो निजी सेनाएं बनाई गई थी, चाहे वो भूमि जो लाल सेना बनाई गई, या जो सीपीआई जो माले जिसको आज कह सकते हैं आईपीएफ उस समय हुआ करती थी, एमसीसी हुआ करता था, इनके केंद्र बिंदु में सर्वप्रथम मजदूरी के लिए, चूँकि मजदूरी बहुत कम मिलती थी, तो उसके आधार पर निजी सेनाएं बनाई गई जो कास्ट आधारित हो गई। और यही चीज़ आय की कमी के चलते किसानों में रोष था कि हमारी भूमियों पर कब्जा किया जाने लगा, हमारे माताओं और बहनों को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाने लगा। तो उसके प्रतिरोध में निजी सेनाएं बनी, और दोनों अपने उनका जो निर्माण हुआ था उस निर्माण में उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी, किंतु वो छोटी छोटी संकुचित दायरे में आते गए। किंतु निश्चित रूप से जो किसान उस समय पीड़ित थे, उस किसान पीड़ितों की समस्या के लिए जो निजी सेनाएं बनाई गई, वे उस समाज के लिए विवेकानंद हैं, उस समाज के लिए सुभाष चंद्र बोस हैं, उस समाज के लिए भगत सिंह साबित हुए। एक आखिरी सवाल यह है कि आप पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। पटना विश्वविद्यालय से कई लोग नेता निकले हैं, यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री भी पटना विश्वविद्यालय से ही हुए। लेकिन आज जो पटना विश्वविद्यालय की स्थिति है वो बहुत ही बेहतर नहीं कहा जा सकता, और केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात उठाई गई थी वो भी नहीं हुआ। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि आज जब भी बिहार में रोज़गार की बात युवा की तरफ से उठाए जाते हैं तो कभी उनको पकौड़े तलने की बात कर दी जाती है, कभी दिन में उन्हें टॉर्च का लाइट जलाने के लिए कहा जाता है, या फिर कहा जाता है रील बनाने के लिए। तो शिक्षा को लेकर के पटना विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
आज विश्वविद्यालय की स्थिति बेहतर नहीं है, इस पर और रोजगार पर जो सत्ता की ओर से की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से कभी पटना विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा हुआ करते थे। जब छात्र थे और छात्र नेता हुआ करते थे, छात्र नेता भले ही दलगत से जुड़े हुए होते थे, किंतु छात्र का हित, छात्रों का रोजगार, छात्रों की फीस, छात्रावासों में बढ़ती कुव्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करते थे। तब दल मायने नहीं रखता था, छात्र हित मायने रखता था। ये दुर्भाग्य है, आदरणीय लालू जी की जब शासनकाल आई, उस समय छात्र नेताओं का, और खुद चूँकि लालू जी छात्र नेता के उपज रहे हैं, नीतीश जी भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं, उस समय के समकालीन डॉक्टर रामजतन बाबू भी छात्र नेता के रूप में रहा करते थे, तो सुशील मोदी जी भी रहा करते थे। तो उस समय के जो असर था छात्र नेताओं, छात्र हित पर और वैश्विक स्तर पर उनकी सोच होती थी, न सिर्फ पटना विश्वविद्यालय, न सिर्फ राज्य, न सिर्फ जाति, न सिर्फ धर्म, बल्कि उन छात्र नेताओं का सोच वैश्विक स्तर पर होती थी और उस वैश्विक स्तर के लेकर के छात्र आंदोलन किया करते थे। ये दुर्भाग्य रहा कि नीतीश जी, सच कहूं तो आंदोलन के उपज नहीं रहे हैं नीतीश जी। आंदोलन के उपज अगर कोई रहा है तो वो आदरणीय लालू यादव जी रहे हैं। लालू जी ने छात्र आंदोलन देखा था, इसलिए छात्र आंदोलन को बढ़ावा अगर नहीं दिए तो उसे समाप्त करने का भी प्रयास लालू जी ने नहीं किया। लालू जी के सरकार में हम लोग छात्र नेता थे, बहुत बड़े बड़े छात्र आंदोलन किए, किंतु सरकार के तरफ से कभी ये डर नहीं होता था कि हम सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो हमें किसी न किसी गलत केस में फंसा दिया जाएगा। छात्र नेताओं का ये विश्वास होता था कि मैं छात्रों की आवाज़ उठा रहा हूँ तो हमें सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन जब से ये नीतीश कुमार जी आए हैं, जब से ये सुशासन का दम्भ भरने वाली सरकार आई है, तब से छात्र नेताओं पर, अगर आप सरकार के विरुद्ध जाते हैं, और खासकर इसमें भारतीय जनता पार्टी जो 2014 की बाद की भारतीय जनता पार्टी रही है, 2014 की बाद की जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आपको डर के रहना पड़ेगा। सरकार आपको किसी न किसी गलत केस में फंसा करके आपको किसी न किसी रूप में जेल में भेजने का काम करेगी। यही कारण है कि आज छात्रों का आंदोलन रुक रहा है। छात्रों का आंदोलन आज वही चल रहा है जो रोजगार से डायरेक्ट जिसका संबंध हो, जैसे TR4, TR3, बीपीएससी में धांधली, इसके खिलाफ होकर के कुछ छात्र गोलबंद होते हैं और आंदोलन करते हैं, किंतु उन्हें भी सरकार जबरन उसे चुप कराती है, उसे मार पीट कर भगा देती है। ये लोकतंत्र का सबसे बुरा दिन है। और मैं छात्र नेता होने के कारण यह कहना चाहता हूं कि अगर लोकतंत्र स्थापित करना है तो इस एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। रोजगार पर क्या कहें? जो टॉर्च दिखाना, समोसा तलना, या फिर अभी हुआ कि रील बनाइए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जिसके पास युवाओं को, किसानों को कुछ देने की क्षमता नहीं है, जो चुनिंदा कुछ बड़े बड़े जो टॉप 1, 2, 3 में जो देश के, विश्व के बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, उन्हें ही देने की क्षमता है, तो वे ऐसे लोग ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और ख़ास करके बिहार के सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बिहार का बाहरी व्यक्ति दुश्मन है, जो बिहार को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। यही कारण है कि यार बिहार का नौजवान, किसान, मजदूर सब जाग चुका है और उस एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अभी आप कौशलेंद्र शर्मा जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि बिहार के बाहर के लोग, खास करके जो गुजरात से हैं या और जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई जाती है, वहाँ के लोग या कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में भी रोज़गार हो, बिहारियों को बिहार में ही रोज़गार मिले। अगर बिहारियों को बिहार में रोज़गार मिलेगा तो गुजरात की फैक्ट्रियां कैसे चलेगी, मुंबई में मज़दूर कहाँ से मिलेंगे, फिर दिल्ली में कंपनियां कैसे चलेगी। तो हम बिहारियों को जागने की ज़रूरत है और अपने हित के लिए, अपने भविष्य के लिए यह जो चुनाव है 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान करें और मतदान में मतों की संख्या बढ़ाएं। और जो दिन में भी टॉर्च लाइट जलवा रहे हैं, मोबाइल लाइट जलवा रहे हैं, उनके मुंह पर उस तरह का करारा जवाब दें। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू आपको भी।